नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना आया। हकीकत में तो नवंबर 19 में आया था चीन में, लेकिन उन्होंने छुपा के रखा था और फरवरी में उन्होंने इसका ऐलान किया और बाकी दुनिया ने भी फिर उसके असरात महसूस करने शुरू किए और भारत में सही तौर पर मार्च में उसके असरात दिखाई दिए और मेरे ख्याल में 20 मार्च से जो है भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। जब ये पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया तो जो ज़रूरी अशिया थी जिंदा रहने के लिए, खाना जो भी उससे ताल्लुक़ रखती हैं, दूध, अंडे, सब्जियां, मटन, मच्छी वगैरह, ये चीज़ें जो हैं या दवाएं, इनको इजाज़त दी गई कि वो कुछ वक्त के लिए अपना दुकान खोल सकते हैं और धंधा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी थी जिंदा रहने के लिए। भले घर में सब लोग कैद होके रह गए, पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का मुल्क जो है, सबको जैसे अपने अपने घरों में कैद कर लिया गया था। उस वक्त ये जो ज़रूरी अशिया वाले थे, इन्होंने बहुत कमाया। अब जाहिर है क्योंकि सिर्फ उनको ही इजाज़त होती थी और कम दुकानें खुलती थीं, तो उन लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ा के कीमत पे हर चीज़ बेची। लेकिन आपको शायद इसका इल्म नहीं है, सबसे ज़्यादा इस वक्त में, कोरोना के वक्त में कमाया, एक तो डॉक्टरों ने कमाया और मेडिकल स्टोर वालों ने कमाया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो कमाया ना, वो कमाया शराब की दुकान वालों ने। आप बोलेंगे कि शराब की दुकानें तो बंद थी, फिर उन्होंने कैसे कमाया? तो भाई साहब, मैं ये आपको बता दूं कि जिसको लत रहती है ना, उसको तो चाहिए ही चाहिए, मरते दम तक जिसको पीना है पिएगा वो। और जब सारी दुकानें बंद थी तो उनकी तो हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। और फिर आपको तो पता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। शराब की दुकान वालों ने भी इसके लिए जो है वाया मीडिया ढूंढ निकाला और किसी न किसी तरह, अब वो मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन जाहिर है मुकामी इंतजामिया उनसे मतलब उनसे कोलूजन में होगी, इसीलिए वो लोग दुकान खोल के माल निकाल के और लोगों के घरों पे पहुंचाते थे और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल भाव पे 500 रुपए वाली बोतल 1000 रुपया 1500 रुपया बिकती थी और जिसको पीना है वो तो पीता था। ऐसे वक्त में आप सोचिए, ये 20 से शुरू हुआ कोरोना जो है, 21 में ये पीक कर गया था। 21 में जो है नवंबर 21 में आप गवर्नमेंट जो है दिल्ली की, दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है, एक लिहाज से उसको एक स्टेट भी समझा जाता है, इसीलिए वहाँ पर भी इंतखाब होते हैं और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चीफ मिनिस्टर था। उसके दौर में नवंबर 21 में दिल्ली सरकार ने शराब की नई पॉलिसी का ऐलान किया। अब देखिए, सारी दुकानें बंद थी, लेकिन वो पॉलिसी बना रहा था उसके लिए कि कौन बेच सकता है, कैसे कर सकता है, ये वो वैसा। वैसे भी दिल्ली में जो है ये जो दारू की दुकानें रहती हैं, वो ऐसे होता है जैसे बाकायदा लगता है कि लोग जो है शजर ममनुआ या जो है प्रोहिबिटेड गुड्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की दुकानें वो होती हैं। खैर, नवंबर 21 में केजरीवाल ने नई लिकर पॉलिसी का ऐलान किया दिल्ली के लिए और उस वक्त अपोजिशन, जाहिर है वहाँ पर अपोजिशन बीजेपी थी दिल्ली में, उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि ये तो सीधा सीधा कमाने का प्लान है इनका
और ये एहतजाज वो करते रहे। तो इस बीच में ये जब एहतजाज बहुत बढ़ गया तो जुलाई 22 में जो है आप सरकार ने यानी केजरीवाल की सरकार ने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया और बोला कि हम ये ऑर्डर वापस लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये जो 8 महीने 9 महीने गुजरे, अब इसमें कितना शराब बिका होगा। तो इसके बाद फिर सीबीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि आप सरकार ने ये पॉलिसी लाकर जो है पैसा कमाने का जो है एक स्कैम किया है, स्कैंडल किया है। और इसके लिए उन्होंने जो है 22 में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का, इनके खिलाफ, और 12-13 लोग और भी थे, कुछ 15 लोग थे आपके, जिनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर फाइल किया और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तफ्तीश चालू की। और बाद में फिर ये होती रही आखिरकार 23 में जो है 23 के मैं बताता हूँ, 1 मिनट, फरवरी 23 में जो है सिसोदिया के घर पे छापा पड़ा और उसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद फिर संजय सिंह जो था, वो भी आपका ही चीफ मिनिस्टर था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों ने एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, दूसरा मिनिस्टर था, इन दोनों ने बड़ी कोशिश की दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कि ताकि इनको जमानत मिल सके। लेकिन जहां तक हमें इल्म है इसका कि किसी भी कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया और अब तक ये दोनों जेल में है, तिहाड़ जेल में है। अब इसके बाद फिर सीबीआई और ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है भारत का एक अदारा है जो कि जो ब्लैक मनी और फॉरेन एक्सचेंज वगैरह इस किस्म के केस होते हैं उनकी इंक्वायरी करते हैं, उन्होंने नोटिस निकाले। अब जाहिर है जो कुछ हो रहा था आप सरकार के जरिए, जाहिर है उसका इल्म जो है उसके चीफ मिनिस्टर को और आपका जो हेड है अरविंद केजरीवाल, उसको तो होगा ही होगा इल्म इसका। बिना उसकी मंजूरी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम ये नहीं कहते कि उसने खुद किया है, लेकिन अगर कोई चीज, कोई धांधली हुई है तो जाहिर है इसमें फिर वो भी मुलविस होगा ही होगा। तो बाद में फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नोटिस निकालने शुरू किए अरविंद केजरीवाल को, कहा आइए हमें इंक्वायरी आगे बढ़ानी है। ये 9 नोटिस निकलते रहे, हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक नोटिस निकलता, उसको टाइम दिया जाता, वो हाजिर नहीं होता, फिर दूसरा नोटिस निकाला जाता, ताकि 3 दिन केवल उसका जो नवा नोटिस है उसके जवाब में भी उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, सीधा सीधा उसने बोल दिया। और उसने दिल्ली हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि ये जो ईडी मेरे को नोटिस दे रही है आप उसको मना कीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो मुझे नोटिस न निकाले। अब इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल सीधा सीधा उसको जवाब दे दिया, मना कर दिया कि हम अगर कोई आपके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो हम उसको प्रिमा फेसी कैसे उसको मना कर सकते हैं। आप जाइए उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, आपसे जो सवाल पूछते हैं उसके जवाब दीजिए, फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो देखते रहेंगे। जब हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को कोई भी रिलीफ नहीं मिला तो उसके बाद ईडी के अफसरों ने सीधे सीधे वो चले गए अरविंद केजरीवाल के घर पर और उससे पूछताछ वहीं पर शुरू कर दी। और बाद में पूछताछ करने के बाद उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि मई में, ये अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, नेशनल इलेक्शन भारत के जो है, तो उनका तो कहना ये है आप वालों का कि ये अरविंद केजरीवाल को
जो है सीन से हटाने की एक किस्म की साजिश है। लेकिन अगर ऐसा था तो कि पिछले कई माह से उसको नोटिस आ रहे थे, उसका काम था कि वो खुद जाके ईडी के पास पेश होता और उनकी कोई भी जो सवालात थे उनको मुतमईन करता। अब जो है ना, लीगल पोजीशन तो ये है कि वो अब तक चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो ईडी की गिरफ्त में है, ईडी की ऑफिस में है। उसको अभी आज पेश किया जाएगा कोर्ट में और उसका रिमांड लिया जाएगा। और जाहिर है पहले तो उसको ईडी का रिमांड मिलेगा, यानी पुलिस रिमांड जैसे बोलते हैं, और उसके बाद हो सकता है उसको जुडिशियल रिमांड में भी भेज दिया जाए। तो ऐसे में आप वालों का तो ये कहना है कि भले ही उसको सरकार जो है जेल में रखे, लेकिन हम इलेक्शन जो है ना जब तक होंगे, मतलब उसके बाद भी जब तक इसका कोई फैसला नहीं होता, तो वो जेल से वजीर आला का काम करता रहेगा, मुख्यमंत्री का काम करता रहेगा, जबकि ये उसूली तौर पर गलत है। उसको चाहिए कि वो अपनी चार्ज किसी दूसरे को दे दे और कोऑपरेट करे सरकारी एजेंसियों के साथ, और कोशिश करे जो भी लीगल प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इस्तेमाल करे। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी जाए जो है उनसे रिलीफ मांगे। अगर उसको रिलीफ मिलता है तो ही इज वेलकम टू कम बैक एंड ही कैन अगेन assume the charge of the chief minister, though he has not relinquished his post till now, लेकिन उसको करना ही पड़ेगा, हमें तो ऐसा ही लगता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।